नमस्कार। तो हुआ ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ी हैरान करने वाली खबर आई है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत, जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी था, अब वो फिसलकर छठे नंबर पर आ गया है। अब सवाल ये है कि ऐसा हुआ कैसे और इसका असली मतलब क्या है। चलिए इसी को समझते हैं। इसको एक मिसाल से समझते हैं। मान लीजिए कोई अपनी जिंदगी की सबसे तेज दौड़ पूरी करता है, अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ देता है। लेकिन जैसे ही मेडल मिलने की बारी आती है, तभी कोई आकर कहता है कि अरे, अब हम एक नई ज्यादा मॉडर्न स्टॉपवॉच इस्तेमाल कर रहे हैं। और बस एक सेकंड भी धीमा हुए बिना वो धावक 2 पायदान नीचे खिसक जाता है। और पता है, असल में भारत की अर्थव्यवस्था के साथ कुछ कुछ ऐसा ही हुआ है। ग्लोबल इकोनॉमिक लीडर बोर्ड पूरी तरह से बदल गया है। अब अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान और यूके के बाद भारत छठे स्थान पर है। तो सवाल यही है कि दई ऐसा हुआ क्यों? देखिए, जब भारत छठे स्थान पर गिरा जैसी हेडलाइन सामने आती है तो ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। लेकिन असल में ये गिरावट किसी आर्थिक संकट की वजह से नहीं, बल्कि आंकड़ों के खेल की वजह से है। मतलब ये एक कागजी गिरावट है, जमीनी हकीकत नहीं। अब इसको समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को नापने का एक ही पैमाना है, अमेरिकी डॉलर। मतलब चाहे कोई देश रुपए में कमा रहा हो, पाउंड में या येन में, जब उनकी आपस में तुलना होती है तो सबको इसी एक यूनिवर्सल स्केल पर यानी अमेरिकी डॉलर में बदला जाता है। और यहीं पर पहली दिक्कत शुरू होती है। हुआ ये कि रुपए में तो भारत की जीडीपी बढ़ी, लेकिन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत करीब 11% तक गिर गई। तो भले ही देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ा हो, डॉलर में उसकी वैल्यू कम हो गई। दूसरी वजह है आंकड़ों में किया गया सुधार। भारत ने हाल ही में अपने जीडीपी को कैलकुलेट करने का तरीका बदला है, जिससे अनुमानों में लगभग 4% की गिरावट आई है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे सालों से कोई एक पुराने जंग लगे हुए तराजू पर अपना वजन तौल रहा हो, और फिर एक दिन वो अचानक से एक नया एकदम सटीक डिजिटल तराजू ले आए। अब वजन तो रातों रात नहीं बदला, बदला है तो बस नापने का तरीका, जो अब ज्यादा सही है। बस यही हुआ है। 2022 का जो नया बेस ईयर है, उसमें डिजिटल पेमेंट का डेटा भी शामिल कर लिया गया, और उससे पता चला कि जो पुराने कैश पर आधारित अनुमान थे वो असल में थोड़े ज्यादा थे। तो अब ये सवाल उठता है कि रुपया इतना कमजोर हुआ क्यों? इसके लिए हमें देश के अंदर की गणित से निकलकर बाहर के दबावों को देखना होगा, जिनका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। इसे लीकी बकेट यानी एक टपकती हुई बाल्टी की तरह समझिए। ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव चल रहा है और मिडिल ईस्ट में जो अस्थिरता है, उसने तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया। अब भारत को उतना ही तेल खरीदने के लिए 20% ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं, जिससे हमारा डॉलर का रिजर्व तेजी से खाली हो रहा है। और यह दबाव सिर्फ एक तरफ से नहीं है। एक तरफ तेल के लिए ज्यादा डॉलर देश से बाहर जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो भारतीय विदेशों में काम करते हैं, वहां से आने वाले डॉलर, जिसे हम रेमिटेंस कहते हैं, उसमें भी कमी आई है। तो एक तरह से बाल्टी से पानी तेजी से निकल रहा है और जो भरने वाला पाइप है वो भी सूख रहा है। ये सारी चीजें एक इकोनॉमिक इंडिकेटर में दिखती हैं, जिसे कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। और जब ये अनुमान लगाया गया कि ये घाटा जीडीपी के 2% तक पहुंच सकता है, तो बस ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी की तरह था। और इसका नतीजा ये हुआ कि शेयर बाजार में 10% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो ये तो हुई समस्या की बात। अब बात करते हैं समाधान की। भारत के इकोनॉमिक सर्वे में वापसी के लिए एक काफी बड़ा और एम्बिशियस प्लान तैयार किया गया है। ये प्लान 4 मेन स्ट्रैटेजी पर टिका है। एक्सपोर्ट के मॉडल को बदलना, खास तरह के टूरिज्म को बढ़ावा देना, नए तरीकों से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और ग्लोबल ट्रेड में एक बहुत ही अहम रोल निभाना। पहला पिलर है एक्सपोर्ट का तरीका बदलना। मतलब प्लास्टिक की बाल्टी जैसे सस्ते और ज्यादा सामान बनाने के बजाय अब फोकस उन चीजों पर है जो जटिल है और जिनकी कीमत ज्यादा है, जैसे ड्रोन्स, एआई डेटा सेंटर या एडवांस्ड एयर प्यूरिफायर्स। इन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ का उतना असर नहीं होता क्योंकि दुनिया में इन्हें बनाने वाले बहुत कम देश हैं। दूसरा पिलर है टूरिज्म से डॉलर कमाना, पर यह नॉर्मल टूरिज्म नहीं है। फोकस है मेडिकल टूरिज्म और कॉन्सर्ट टूरिज्म पर। सोचिए, एक बड़े इंटरनेशनल कॉन्सर्ट से एक ही वीकेंड में सैकड़ों करोड़ की कमाई हो सकती है। इसके लिए परमिट की जो प्रक्रिया है, उसे आसान बनाने के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम की जरूरत है। तीसरा पिलर है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके 2 रास्ते हैं,
पहला, चीन के ग्रेटर बे एरिया की तरह बहुत बड़े बड़े स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना, और दूसरा, जहां जमीन की कमी है वहां सिंगापुर की तरह स्काई स्क्रेपर फैक्ट्रियां बनाना, मतलब गगनचुंबी कारखाने जिसमें एक ही बिल्डिंग में कई मंजिलों पर प्रोडक्शन हो। और चौथा पिलर है डिप्लोमेसी, यानी कूटनीति। अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेड को लेकर तनाव बढ़ रहा है, उसके बीच भारत खुद को एक कनेक्टर इकोनॉमी के तौर पर पेश कर सकता है, एक ऐसा सुरक्षित और न्यूट्रल ट्रेड हब जिसके दोनों सुपर पावर के साथ अच्छे संबंध हो। तो चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर को देखते हैं। क्या ये रैंकिंग में गिरावट वाकई कोई संकट है या फिर सिर्फ आंकड़ों का एक सुधार? ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। जापान, यूके और भारत की अर्थव्यवस्थाओं के साइज में बहुत ही मामूली सा फर्क है। मतलब आंकड़ों में जरा सा भी बदलाव या करेंसी में थोड़ी सी भी स्थिरता इस पूरी रैंकिंग को फिर से पलट सकती है। असल में अनुमान तो यही बताते हैं कि अगर रुपया स्थिर हो जाता है तो भारत 2027-28 तक फिर से यूके से आगे निकल सकता है और 2030-31 तक जर्मनी को भी पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। तो सबसे जरूरी बात यह है, ये गिरावट आंकड़ों का एक सुधार है, कोई बड़ा संकट नहीं। लेकिन बाजार में तो धारणा ही हकीकत बनाती है। ये ग्लोबल रैंकिंग सीधे सीधे विदेशी निवेश को प्रभावित करती है और उस निवेश का असर देश के अंदर नौकरियों और तरक्की पर पड़ता है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। हमने देखा कि कैसे एक देश की पूरी सफलता को आखिर में एक ही करेंसी, अमेरिकी डॉलर के चश्मे से देखा जाता है, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि किसी देश की आर्थिक किस्मत का कितना हिस्सा उसकी अपनी मेहनत से तय होता है और कितना हिस्सा सिर्फ अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी की दया पर निर्भर करता है।